हेलो एवरीवन, एसएस एकेडमी में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और कल हमने प्लूटो तक हमने सारा आपका सौरमंडल पढ़ लिया था, तारामंडल पढ़ लिया था हमने, और सौरमंडल में हमने सब कुछ देख लिया था उसमें हमने, और फिर अपने ग्रह भी पढ़ लिया था। ठीक है ना, जितने भी ग्रह हैं 8 ग्रह पढ़े थे और 9वां ग्रह हमारा प्लूटो था, इसको भी हमने पढ़ लिया था। अब हम उपग्रहों से संबंधित कुछ तथ्य देखेंगे, उसके बाद हम चलेंगे कुछ प्रश्न पे, फिर हम चलेंगे अपने टॉपिक पे। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम बात करें उपग्रह दिए हुए, और उपग्रह में आपका देखेंगे किसके कितने उपग्रह हैं। ठीक है ना, देखिए बुध और शुक्र मैंने बताया था आपको, कल की क्लास ने जिसने देखा होगा उसको ध्यान होगा ये सारी चीज़ें। तो बुध और शुक्र की जो उपग्रहों की संख्या है 0 है। ठीक है ना, इनके उपग्रह यानी सैटेलाइट नहीं हैं। ठीक है ना, बुध और शुक्र, ये आपसे प्रश्न बनता है कि ऐसे कौन से ग्रह हैं जिनकी सैटेलाइट नहीं है, उपग्रह नहीं है, तो आपका बुध और शुक्र हो जाएगा। ठीक है ना, उपग्रह और पृथ्वी का कितना है, तो पृथ्वी का 1 उपग्रह है और मंगल का आपका 2 है। फोबोस और डिमोस आपको याद होगा, मैंने कल आपको बताया था। बृहस्पति के 92 हैं, ये भी मैंने बता दिया था आपको कल। और फिर उसके बाद मैंने बताया था आपको शनि के 145 है। ठीक है ना, 145 यानी आपके सबसे ज़्यादा किसके पास है, शनि के पास है, सबसे कम मंगल के पास, बुध के पास, आपके पृथ्वी के पास है। ठीक है ना, यूरेनस के पास 27 है और नेपच्यून के पास 14 है। ठीक है ना, तो ये आपका क्या था, ये आपका अगर क्रम वाइज पूछ दे तो आप कर सकते हैं ना। अगर आपसे बढ़ते क्रम में बोल दे तो सबसे पहले आप पृथ्वी को लेंगे, फिर आप ले लेंगे मंगल को, उसके बाद आप ले लेंगे नेपच्यून को, फिर आप ले लेंगे यूरेनस, फिर बृहस्पति, लास्ट में आपका आता है शनि। लेकिन अगर आप उसे घटते क्रम में बोल दे तो सबसे पहले आपका पहले नंबर पे शनि हो जाएगा, दूसरे नंबर पे बृहस्पति हो जाएगा, तीसरे नंबर पे आपका हो जाएगा जो है अरुण आपका हो जाएगा यानी यूरेनस, फिर आपका चौथे नंबर पे हो जाएगा नेपच्यून जिसे आप वरुण कहते हैं। नेक्स्ट आपके 5 नंबर पे आपका हो जाएगा मंगल, और लास्ट में आपका 6 नंबर पे हो जाएगा बृहस्पति। तो ये सीक्वेंस आपको ध्यान में रखना है। ठीक है ना, बाकी ये सारा समय है। ठीक है ना, ये मैंने बता दिया था आपको जब आपने कल क्लास की थी, तो ये सारी चीज़ें मैंने बता दी थी। ठीक है ना, कि इसका परिभ्रमण कितना है, व्यास कितना है, ठीक है ना, परिक्रमण कितना है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ लिया था। अब हम चलेंगे प्रश्न में अपने ग्रहों के आरोही और अवरोही क्रम। ठीक है ना, प्रश्न में चलेंगे आकार के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम पूछा है। ठीक है ना, आकार के अनुसार मैंने बताया था कि ग्रह ये आपका सूर्य है। ठीक है ना, सूर्य के है, और सूर्य के सिधाई में अगर देखा जाए तो ये आपका बुध हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा शनि, शुक्र हो जाएगा, ये पृथ्वी, ये मंगल, और ये तीनों चारों आप क्या थे, आंतरिक थे ना, ये आंतरिक ग्रह थे। ठीक है ना, ये मैंने आपको बताया था आंतरिक ग्रह। ठीक है ना, फिर आपका आ जाता है यहाँ पे बृहस्पति, शनि, वरुण, अरुण और वरुण, और ये आपके आ जाते हैं बाहरी। ठीक है ना, ये बाहरी ग्रह हो जाते हैं। तो जो बाहरी ग्रह थे ये सबसे बड़े थे। ठीक है ना, तो पहले नंबर पे आपका कौन आ जाएगा, पहले नंबर पे आ जाएगा बृहस्पति। ठीक है ना, दूसरे नंबर पे आपका शनि आ जाएगा, तीसरे नंबर पे अरुण आ जाएगा, और चौथे नंबर पे वरुण हो जाएगा। फिर आपका आता है 5वें नंबर पे आपका पृथ्वी आ जाता है। तो आपको अवरोही क्रम में बताना है। ठीक है ना, किस में बताना है, अवरोही क्रम में। ये अवरोही क्रम, जो अवरोही क्रम है ना, इसको बताना है। अवरोही क्रम में आपका सबसे पहले आप देखेंगे तो आपका आ जाता है बृहस्पति पहले नंबर पे। ठीक है ना, बृहस्पति के बाद आपका आ जाता है शनि, दूसरे नंबर पे शनि, तीसरे नंबर पे आपका आ जाता है अरुण, और चौथे नंबर पे वरुण आ जाता है। फिर आपका पृथ्वी आता है। ठीक है ना, उसके बाद आपका आता है शुक्र, फिर आपका आता है मंगल और बुध। ठीक है ना, तो इस तरह आपके प्रश्न बनते हैं, और ये प्रश्न की तरह दिया हुआ है आपका। ठीक है ना, कैसे, प्रश्न की तरह दिया हुआ है, तो ये आपका अवरोही क्रम हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान में रखेंगे, पेपर में आपसे ऐसे सीक्वेंस पूछ सकता है। अब इसी को अगर पूछ दे और आरोही क्रम में, तो आप इसी को उल्टा कर देंगे, यानी सबसे पहले बुध कर देंगे, फिर मंगल, शुक्र आपका हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, फिर वरुण हो जाएगा। ऐसे करके आप क्या करेंगे, इसे
आरोही क्रम में कर देंगे, ठीक है ना। अगला है आपका द्रव्यमान के अनुसार ग्रहों का आरोही क्रम। अब द्रव्यमान के अनुसार पूछा है, ठीक है ना। द्रव्यमान के अनुसार सबसे पहले बृहस्पति आएगा, फिर शनि, फिर वरुण आएगा, ठीक है ना। वहाँ पे क्या था, अरुण पहले था, अब वरुण पहले आ जाएगा। तो अरुण पहले आ जाएगा और वरुण आपका जो है, अरुण आपका लास्ट में जाएगा और वरुण आपका पहले आ जाएगा। फिर पृथ्वी 5वें नंबर पे, 6ठे नंबर पे शुक्र आ जाएगा, फिर मंगल और लास्ट में आपका बुध आ जाएगा। तो यहाँ पे चेंज कहाँ पे हुआ है, अरुण और वरुण में हुआ है चेंज, ठीक है ना। अगर द्रव्यमान के अनुसार पूछिए तो अरुण और वरुण में चेंज हुआ है। अरुण आपका लास्ट में चला जाएगा और वरुण आपका पहले आ जाएगा, अरुण के पहले, ठीक है ना। अगला है परिक्रमण अवधि के अनुसार। अब परिक्रमण अवधि के अनुसार पूछा है, अनुसार ग्रहों का और जो है आरोही क्रम पूछा है। अब आपसे आरोही क्रम पूछा है, ठीक है ना। तो ये आपका हो जाएगा सबसे पहले, सबसे जो है आपका ये कम समय लगाता है बुध, फिर आपका शुक्र लगाता है, फिर आपका पृथ्वी। यानी जो दूरी है ना, आप देखेंगे सबसे पहले आपका सूर्य से दूरी किसकी है, बुध की, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी एक बार फिर से डायग्राम के अनुसार, ठीक है ना। डायग्राम के एक जो है ये आपका क्या है, एक मिनट, ये आपका सूर्य है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, सूर्य है और ये आपका हो जाएगा बुध, ये आपका हो जाएगा शुक्र, मंगल, पृथ्वी आपका मंगल, बृहस्पति, ठीक है ना, बृहस्पति हो जाएगा, शनि हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा अरुण और वरुण, ठीक है ना। ये मैंने देखेंगे, ये आपका हो जाएगा, ठीक है, ये शनि आपका हो जाएगा, आपका सन हो जाएगा, एक मिनट, ये आपका सूर्य है, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है, ये आपका आ जाता है बुध, फिर आपका आ जाता है शुक्र, उसके बाद आपका आता है पृथ्वी, ये आपका आ जाता है मंगल, उसके बाद आपका आता है ये बृहस्पति, ये आपका आ जाता है शनि, ठीक है ना, शनि, फिर ये आपका आता है अरुण और ये आपका आता है वरुण, ठीक है ना। तो ये आपका क्या है, ये द्रव्यमान सूर्य के यानी परिक्रमण अवधि के अनुसार ये दिया हुआ है, ठीक है ना। ये क्या है, परिक्रमण अवधि के अनुसार आपका दिया हुआ है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और यहाँ पे हम, ठीक है, तो ये आपका परिक्रमण अवधि पूछा है उसके अनुसार। तो ये पहले आपका बुध आ जाएगा, फिर शुक्र आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है ना। ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है परिक्रमण वेग के अनुसार ग्रहों का अवरोही क्रम। अब मैंने वेग भी बताया था कि कौन कितनी तेजी से अपना जो है दूरी तय करता है, ठीक है ना, परिक्रमण करता है। तो ये आपका फिर से वही चीज़ है आपका, ठीक है ना, वही जो आपने परिक्रमण अवधि में किया वही यहाँ पे भी करना है, ठीक है ना, वही चीज़ इसमें भी है। लाइन से आपका बुध हो जाएगा, शुक्र, फिर पृथ्वी तीसरे पे, चौथे नंबर पे मंगल, 5वें नंबर पे बृहस्पति, छठे पर शनि है, फिर 7वें पे आपका अरुण है, लास्ट में आपका वरुण है, ठीक है ना, ठीक है। अगला है आपका दूरी के अनुसार पूछा है, ग्रहों का जो है आरोही क्रम पूछा है दूरी के अनुसार। तो ये भी वही सीक्वेंस रहेगा, ठीक है ना। बुध पहले आ जाएगा, फिर शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल के बाद आपका आ जाता है बृहस्पति, उसके बाद आपका बृहस्पति के बाद शनि आता है, शनि के बाद अरुण और वरुण आ जाता है, ठीक है। तो ये सीक्वेंस आपको रखने हैं। अब हम आते हैं सैटेलाइट पे, उपग्रह पे, ठीक है ना, जिसमें आपका कृत्रिम भी होगा और मानव निर्मित भी होगा। उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है, सभी जानते हैं, जिसका अर्थ होता है साथी या सहचर, ठीक है ना। तो ये आपसे पूछ सकता है, उपग्रह का आपसे पूछ सकता है क्या, अर्थ पूछ सकता है। तो अर्थ आपका होता है साथी या फिर सहचर। यह अपने ग्रह की परिक्रमा करता है, कौन, उपग्रह। यानी आप मान के चलिए ये आपका पृथ्वी है, तो पृथ्वी का क्या है, एक उपग्रह है, ठीक है ना, ये उपग्रह है। तो ये क्या करता है, इसकी क्या करता है,
परिक्रमा करता है, ठीक है ना, क्या करता है, परिक्रमा करता है पृथ्वी का, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा, अपने ग्रह का परिक्रमा करता है, जैसे चंद्रमा, इसके साथ ही ये सूर्य की भी परिक्रमा करता है। तो ये अपने ग्रह का तो करता है, जैसे मान लीजिए आपका चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा तो करता ही करता है, साथ में सूर्य की भी परिक्रमा करता है। तो इसे आप ध्यान में रखेंगे। वर्तमान में हमारे सौरमंडल परिवार में लगभग 219 प्राकृतिक उपग्रह हैं। कितने, 219 प्राकृतिक उपग्रह लगभग हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला पॉइंट है आपका, बुध और शुक्र को छोड़कर, यानी बुध और शुक्र में तो आपका सैटेलाइट है ही नहीं है, जीरो है, तो इनको अगर छोड़ दिया जाए तो सभी ग्रहों के एक या उससे अधिक उपग्रह हैं। ये हमने अभी ऊपर चार्ट में देख लिया। ग्रहों की भांति उपग्रहों में भी अपना प्रकाश नहीं होता है। तो जिस तरह ग्रहों की अपने जो है प्रकाश नहीं होता, उसी तरह उपग्रहों का नहीं होता है। तो चंद्रमा से हम देखते हैं ये उजाला किससे होता है, तो ये आपका किससे होता है, सूर्य से ही होता है, ठीक है ना। ये भी सूर्य से प्राप्त प्रकाश को ही परावर्तित करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, यानी अगला पॉइंट है आपका, मानव निर्मित उपग्रह। अब कृत्रिम उपग्रह आ जाते हैं। यह एक कृत्रिम पिंड होता है, यह वैज्ञानिकों द्वारा बनाया जाता है, जिसका उपयोग ब्रह्मांड के विषय की जानकारी प्राप्त करने और पृथ्वी पर संचार माध्यम के लिए किया जाता है। तो जो मानव के द्वारा उपग्रह निर्मित किया जाता है, उपग्रह है, इसे कैसे भेजा जाता है, तो अंतरिक्ष में इसे रॉकेट के द्वारा भेजा जाता है और पृथ्वी की कक्षा में स्थापित कर दिया जाता है। अंतरिक्ष में उपस्थित कुछ भारतीय उपग्रह जैसे कार्टोसैट है, तो ये ध्यान में रखेंगे, कार्टोसैट ये भारतीय उपग्रह हैं। IRS, ठीक है ना, यूडोसैट, ये 3 आप ध्यान में रखेंगे, इत्यादि और भी हैं। तो ये आपके ध्यान में रखेंगे, कार्टोसैट हो गया और IRS ये क्या है, उपग्रह है, और ईडोसैट ये तीनों आप ध्यान में रखेंगे, जो कि अभी भारतीय उपग्रह है और ये अंतरिक्ष में उपस्थित हैं, ठीक है ना। फिर आपका आता है चंद्रमा और पृथ्वी का सहचर। तो चंद्रमा पृथ्वी का सहचर है या फिर उपग्रह मान ले आप। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है, चंद्रमा है, ठीक है ना। चंद्रमा 1838 ईस्वी में सर जॉर्ज डार्विन ने सुझाया कि प्रारंभ में पृथ्वी व चंद्रमा तेजी से घूमते हुए पिंड थे, ठीक है ना। यह पूरा पिंड डंबल बीच से पतला हुआ, किनारों से मोटा की आकृति में परिवर्तित हुआ और टूट गया, ठीक है, ये कहा जाता है। इनके अनुसार चंद्रमा का निर्माण उसी पदार्थ से हुआ जहां आज प्रशांत महासागर एक गर्त के रूप में मौजूद है। तो ये किसने कहा है, ये कहा है जॉर्ज डार्विन ने, ठीक है। कब कहा था, ये 1838 में कहा था। अगला पॉइंट है, यद्यपि वर्तमान में वैज्ञानिक इस व्याख्या को स्वीकार नहीं करते हैं, ठीक है ना। ऐसा माना जाता है कि पृथ्वी के उपग्रह के रूप में चंद्रमा की उत्पत्ति एक बड़े टकराव के कारण हुआ है, जिसे द बिग स्प्लैट कहा जाता है, ठीक है ना। द बिग स्प्लैट कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि चंद्रमा की जो उत्पत्ति हुई है एक बड़े टकराव के कारण, एक बड़े टकराव के बाद हुआ है, जिसे आप क्या कहते हैं, द बिग स्प्लैट, ओके, ऐसा भी कहा जाता है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे, मैंने जो ब्रैकेट में कर दिया आपका। ऐसा भी माना जाता है कि मानना है कि पृथ्वी के बनने के बाद पृथ्वी का, ठीक है ना, पृथ्वी के बनने के बाद पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में बिखर गया तथा पृथ्वी के कक्ष में घूमने लगा और चंद्रमा का निर्माण हुआ। इस घटना से चंद्रमा की उत्पत्ति लगभग 4.44 अरब वर्ष पहले माना जाता है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान में रखेंगे डाटा। चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहा जाता है, ठीक है ना। चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है, सेलेनोलॉजी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी के लगभग जो है 3,84,400 किलोमीटर दूर है। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान में रखेंगे, जो चंद्रमा का व्यास है ये कितना है, तो ये आपसे पूछ सकता है, ये 1/4 माना आपका है पृथ्वी के। चंद्रमा द्वारा परावर्तित प्रकाश हम तक 1.28 सेकंड में पहुंचता है, ठीक है, ये ध्यान में रखेंगे। चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा 27 दिन और 8 घंटे में पूरी करता है। ये आपको डाटा ध्यान में रखना है। इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर भी घूमती है, तो इतने ही समय में ये अपने अक्ष पर घूमती है और पृथ्वी की परिक्रमा भी करती है। तो दोनों डाटा आपका बराबर है, ठीक है।
यही कारण है कि हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई पड़ता है और उसका दूसरा भाग नहीं दिखाई देता, यानी आधा दिखता है और आधा आपका नहीं दिखता है। ठीक है, चंद्रमा का जो भाग दिखाई नहीं देता उसे आप सी ऑफ ट्रॉक्यूलिटी कहते हैं। ठीक है ना, सी ऑफ ट्रॉक्यूलिटी कहते हैं जो चंद्रमा का भाग नहीं दिखता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे लाइन। चंद्रमा की सतह पर पर्वत, मैदान व गड्ढे हैं जो छाया बनाते हैं। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जो कि चंद्रमा पर पहुंचे थे, जिन्होंने 21 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। किसने? नील आर्मस्ट्रांग ने 1969 में, 21 जुलाई में। अब हमारा लास्ट हमारा है और इसके बाद हमारा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा के उद्भवन की संकल्पनाएं बताना है और इसमें अब बात करें, चंद्रमा के उद्भवन की 3 संकल्पनाएं अस्तित्व में आई हैं और कौन कौन सी हैं? पहला है विखंडन सिद्धांत, फिर आपका भीमकाय टक्कर परिकल्पना, फिर है आपका सह अभिवृद्धि का सिद्धांत। विखंडन यानी आपका फ्यूजन थ्योरी। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की सतह के भीतर 2900 किलोमीटर की गहराई में नाभिकीय विखंडन के फलस्वरूप पृथ्वी की धूल और पपड़ी अंतरिक्ष में उड़ी और इस मलबे के इकट्ठे होने से चंद्रमा अस्तित्व में आया। ये विखंडन सिद्धांत कहना है। ठीक है ना, और आपका भीम का टक्कर परिकल्पना का क्या कहना है? कैप्चर थ्योरी का कहना है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी भीम का पिंड की पृथ्वी से टक्कर के कारण एक नए पिंड का निर्माण हुआ जो पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमण करने लगा। सह अभिवृद्धि का सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ को एक्सिस्टेंस एंड ग्रोथ। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी और चंद्रमा का निर्माण एक साथ हुआ है। यह सिद्धांत अधिक मान्य नहीं है। ठीक है, तो इसका मान्य अधिक नहीं है। अब लास्ट हमारा है सौरमंडल के और अन्य खगोलीय पिंड के बारे में हम देखेंगे। ठीक है, जो कि आपके पेपर में प्रश्न बनते हैं। सौरमंडल के अन्य खगोलीय पिंड, पहला आपका है क्षुद्र ग्रह जिसे आप एस्ट्रॉयड कहते हैं। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के कक्षा के बीच असंख्य छोटे छोटे पिंडों के झुंड हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, इन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है ना, तो ये आपका मंगल है और ये आपका बृहस्पति है। इसके बीच आप देखेंगे तो बहुत सारे क्षुद्र ग्रह, छोटे छोटे पिंड होते हैं। इन्हीं को आप क्या कहते हैं? इन्हीं को आप क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह उस ग्रह के टुकड़े हैं और ये जो अपने जन्म के बाद विस्फोट के कारण बिखर गया था। ठीक है ना, उसके बाद आपका आता है मेस्ट्रॉइड, जिसे आप उल्कापिंड कहते हैं। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़ों को उल्कापिंड कहते हैं। कभी कभी ये पृथ्वी के इतने नज़दीक आ जाते हैं कि इनकी जो प्रवृत्ति होती है पृथ्वी पर गिरने की होती है, तो जो आप टूटता तारा कहते हैं वही उल्कापिंड है। ठीक है ना, इस प्रक्रिया के दौरान वायु से घर्षण होने के कारण ये गर्म होकर जल जाते हैं। उसके बाद चमकदार प्रकाश उत्पन्न होता है। जब यह बिना जले पृथ्वी पर गिरते हैं तब धरातल पर क्या होता है? गड्ढा या गर्त बन जाता है। जब बिना जले ऐसा होता है। ठीक है ना, फिर आपका आता है धूमकेतु या जिसे आप पुच्छल तारा कहते हैं, इसे कॉमेट भी कहते हैं। तो ये पत्थर, धूल, बर्फ, जलकणों और हिमानी गैसों का वह चट्टानी तथा धात्विक पिंड है जो सूर्य के चारों ओर परवलयाकार, ठीक है ना, परवलयाकार एवं अति परवलयाकार पथ पर सूर्य के चारों ओर घूमते रहते हैं, उसे धूमकेतु कहते हैं। ये सौर परिवार के स्थायी सदस्य होते हैं। धूमकेतु उष्मा के कारण यह पूंछ के समान की आकृति में परिवर्तित होकर सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। इसकी पूंछ सदैव सूर्य के विपरीत दिशा में यानी उल्टा दिशा में होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखेंगे। धूमकेतु का जो पूंछ होता है ना, ये सूरज के यानी सूर्य के विपरीत दिशा में होती है। यह प्रत्येक 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। इसके पूर्व यह वर्ष 1986 में दिखाई दिया था, इसके पहले। ठीक है ना, तो 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। और अगर बात करें तो ये 1986 में दिखाई दिया था लास्ट टाइम पे। अगला है आपका क्यूपर बेल्ट और ये लास्ट आपका पॉइंट है। यह मलबों की वृत्त पट्टी होती है जो क्षुद्र ग्रह के समान पाई जाती हैं, परंतु यह बर्फ से निर्मित होती है। यह क्षुद्र ग्रह से 20 गुना बड़ी एवं 20 से 200 गुना अधिक मलबों से आबद्ध होती हैं। क्यूपर बेल्ट में मुख्यतः अमोनिया, मीथेन
तथा बर्फ पाया जाता है। इस बेल्ट की खोज 1992 में हुई थी। संभवतः धूमकेतु का आगमन नहीं इन्हीं बेल्टों से होता है। ठीक है, तो ये आपका सौरमंडल से जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं, ठीक है ना, हमने सब के सब कवर कर लिए हैं। और ये सारा आपका एनसीईआरटी का सार था। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। और इस पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे दे दूँगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो ब्रह्मांड नाम से आपका ये पीडीएफ होगा, ठीक है ना, आप वहाँ पे सारा जाकर देख सकते हैं। फॉलो कर लीजिएगा और अपने साथियों को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।